नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज़। मैं हूं सुष्मिता सिंह। हम हैं निष्पक्ष, निर्भीक, सेवारत। आप देख रहे हैं आज हमारा ये कार्यक्रम शख्सियत। आज हमारे बीच मौजूद हैं हरियाणा के साहित्यकार वीरेंद्र भाटिया जी। इनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत, नमस्कार। आइए उनसे साहित्य के सर्जन के बारे में हम जानते हैं। वीरेंद्र जी, आप अपने साहित्य के बारे में कुछ हमारे दर्शक को बताइए। मेरा साहित्य या किसी का साहित्य ये मुझे नहीं लगता कि साहित्य तो एक जैसा होता है। हम लोग जो लिखते हैं बेसिकली उसमें हम लोग सिर्फ ये डिफ़ाइन करते हैं कि हम क्यों लिखते हैं, हमें क्यों लिखना चाहिए और उस लिखने का कोई मतलब है या नहीं है, वो किसी समाज के काम आता है या किसी की ज़िंदगी, किसी की दिशा बदल सकता है, या हम सिर्फ अपनी इच्छाएं, अपनी वेदनाएं, अपने अनुभव, अपनी अपनी जो रोना होता है हम उसी के बारे में कहना चाहते हैं। मुझे जब हमने लिखना शुरू किया तो मुझे लगता है कि दो चार लोग जो हमारी ज़िंदगी में आए उन्होंने मुझे डिफ़ाइन किया, उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि तुम्हें लिखना क्यों चाहिए। जी। और सभी लेखकों को मुझे लगता है कि ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्यों है, और इसीलिए हमने शुरू किया लिखना, और लिखते लिखते फिर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई जो मुझे लगता है कि वो लिखी जानी चाहिए थी। तो वीरेंद्र जी, कुछ आप अपने बचपन के बारे में बताइए। आपका बचपन कैसा बीता, कैसा रहा आपका वो शुरुआती दौर? कुछ आप उसके बारे में बताइए। जैसे सभी बच्चों का होता है स्कूल में हम लोग गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। गांव में जन्म हुआ, गांव में पले बड़े। हमारे माता पिता, हमारे जो दादा थे वो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे, और जो हमारा गांव था बेसिकली वो हरियाणा के जाट बहुल एक गांव है। उस गांव में उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब हम लोग बचपन बिताते थे। हम लोग जब खेलते थे तो हमारे मेरे साथ खासकर बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग, जातियों के लोग हम ये कहें तो, वो साथ में खेलते थे। उनमें एक लड़का मेरा खास मित्र था, हंसराज, और उसकी जाति चमार थी। तो वो अपने नाम के आगे लिखता था कि हंसराज चमार, जैसे तुम लिखते हो कि वीरेंद्र भाटिया, वैसे मैं भी अपने नाम के आगे हंसराज चमार लिखूँगा। और हम लोग पूछते थे कि क्यों लिखते हो, तो बोला आप जान लो मुझे कि मैं कौन हूँ, उसके बाद दोस्ती करना, तुम्हारा मन करे दोस्ती करना, नहीं करे नहीं करना, और मेरी पहचान ये है। तो मेरा बहुत फास्ट दोस्त था वो। एक बार हुआ ये कि हम लोग एक खेल खेल रहे थे, और खेल खेलते हुए प्यास लगी, बहुत दोपहर का मौसम था। प्यास लगी तो हम लोग एक पास के घर में, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा दरवाज़ा था उसका, उस घर में हम लोग पानी पीने चले गए। काफ़ी सारे मटके वहाँ पे रखे हुए थे, और वो बाहर का जो पूरा सीन मुझे याद है कि बाहर के जो मटके थे वो पशुओं के लिए हैं, गंदे मटके थे। पशुओं को पानी पीना है, उस उन्हीं में से, अब बच्चे हैं, बच्चों को पानी का भी कोई वो नहीं होता। हमने वो मटके रेडी किए और हमने पानी पी लिया। हंसराज चमार क्या कर रहा है, हंसराज सॉरी, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो बोलता था। तो हंसराज क्या कर रहा है कि वहाँ पे एक वो जो पशुओं को चारा मिक्स करने के लिए जो एक बर्तन होता है, प्लास्टिक की जो कटी हुई बोतल होती है, वो ढूंढ के मेरे पास ले गया। बोला इसको साफ़ कर दे, मैं इसमें पानी पीता हूँ। तो मैंने कहा इसको क्यों, मेरी तरह मटके पे हाथ लगाओ पानी पियो। नहीं नहीं बोला मुझे, मतलब आप ये मानिए कि 6ठी क्लास का वाक़या होगा या 7वीं क्लास का वाक़या होगा। उस लड़के को ये पता है, उसको ये बोध है हमारी सोसाइटी में कि मुझे चौधरियों के गांव में, चौधरियों के घर में मुझे इस बर्तन से पानी पीना है, मुझे डायरेक्ट घड़े को हाथ नहीं लगाना है। और मुझे इस बात का बोध नहीं था। मैंने एकदम से उसको कहा कि नहीं, इस बर्तन को फेंक और मेरी तरह पानी पी ले। छोटे मुँह के घड़े थे, उस हमने टेढ़ा किया, टेढ़ा करके उसको लगा दिया कि पानी पी ले। जैसे उसने घड़े के हाथ लगाया, एकदम से उस घर की जो चौधराइन थी वो एकदम से बहुत चीखती हुई आई, अरे बागड़ी भाषा में जैसे बोलते हैं, तूने क्या कर दिया, मेरा पानी नाश कर दिया, गंदा कर दिया। आई वॉज शॉक्ड, सरप्राइज्ड। उसको पता था कि इसके साथ ही होने वाली है, बट वो भी डर गया उस वक्त कि थप्पड़ वप्पड़ ना पड़ जाए उसकी, और वो पानी उसने नहीं पिया। उस औरत ने, हालांकि वो घड़े के हाथ पूरी तरह लगा नहीं है, उस औरत ने उसको मटके को उठाया और फोड़ दिया उसको कि ये मटका जो है ये अब जो है वो गंदा हो गया है। अब आई वॉज शॉक्ड। अगले सेशन में हमने कहानी पढ़ी मुंशी प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं
शायद मुंशी जी ने लिखी होगी 1932 में 33 में, और कोरिलेट कर रही है वो 20वीं शताब्दी में। मुझे उस वक्त लगा कि साहित्य लिखने का कोई जो अर्थ है वो ये है कि आपको इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखनी चाहिए जो आपके समाज का आईना बनती हैं। उस वाक्य से आपको प्रेरणा मिली वो कि औरत मुझे हमारे घर आई, साहित्यकार औरत घर आई कि आपका लड़का बिगड़ रहा है, ये फलां जाति के लोगों के साथ में खेलता है। अच्छा। और मुझे इस बात से मैं आज ब्लेस्ड कि हम लोग पाकिस्तान से जब आए तो हम शुरुआती दिनों में उन्हीं के घर में रहे। तो मेरी माँ, मेरी दादी कहती है, हम तो गुरबाणी मानने वाले हैं, हम मनुष्य और मनुष्य में भेद नहीं करते हैं, आपकी शिक्षा गलत है, आप अपने आप को समझाइए, मेरा बच्चा ठीक है। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, जिसके ऊपर लिखा ही जाना चाहिए, और वो बाद में कलम में आती रही और वो चीज़ें चलती रही। वीरेंद्र जी, आप हमें ये बताइए, आपकी साहित्य के प्रति कैसे रुचि बढ़ी? मैं अगर अपनी पुरानी ज़िंदगी को टटोलता हूँ तो मुझे खुद ये नहीं पता कि मैंने लिखना कब शुरू किया और क्यों शुरू किया। एक घटना मैंने भी आपको बताई, जो खेलते हुए हम लोग जी, आपको प्रेरणा किसी के वहीं से घर, मिली साहित्य मतलब उसमें उसके बाद मुझे लगा कि ये कहानियाँ जो लिखी जाती हैं ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, इनका असल ज़िंदगी में कुछ अर्थ है। और उसके बाद हादसा ये हुआ कि मुझे मेरे माता पिता ने और मेरे एक फ्रेंड थे, उसके फादर ने मुझे कॉमर्स दिलवा दी। अब मेरी रुचि साहित्य में है, हिंदी में है, हिंदी पढ़ने में थी, और एकदम से आपको डाइवर्ट कर दिया कि नहीं, साइंस तो आप चला नहीं सकते, लेकिन कॉमर्स से कम आपको लेनी नहीं। अब जब कॉमर्स हमने ली तो हिंदी छूट गई और साहित्य छूट गया। वो जो उसके बाद अगर आप कोई डिग्री विग्री करते तो उसमें शायद ये साहित्य है और साहित्य के ऊपर हम लोग काम करते। अब +1 के बाद हिंदी नहीं है, वो बिजनेस लेटर्स और सब कुछ आते हैं। +2 के बाद, बीकॉम के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, एमकॉम के बाद, एमबीए के बाद, मतलब उसी लाइन पे हमारी एजुकेशन बढ़ती गई और साहित्य का पूरा जो टेस्ट था वो कहीं पिछड़ गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो आपकी जो आपका शौक़ होता है ना, या जिसके प्रति आपके अंदर से कोई एक चीज़ आपको अंदर से बोलती है कि हाँ, हर आपको इंसान का ये, एक अपना हाँ, पैशन होता है कि आपको ये मेरा ये पसंद, पैशन आपका है। ये पैशन है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं सोई पड़ी होती है, वो किसी वक्त जाग जाती है। मुझे याद है कि बीकॉम के बाद मुझे जब जॉब की ज़रूरत रही तो मैंने वहाँ एक मोमेंट था, सिरसा साक्षरता मिशन लिटरेसी कैंपेन था, वहाँ पे अकाउंट्स की जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया। अब अकाउंटेंट का साहित्य के साथ क्या मतलब है, मैं तो अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें आती थी, बहुत सारी न्यूज़पेपर आते थे। अपनी ज़िंदगी में मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान कभी न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ 6-6, 7-7 न्यूज़पेपर आते हैं और किताबें पढ़ी हैं बहुत सारी। तो मेरे सामने वो किताब आ रही है, कोई उद्भावना किताब आ रही है, कोई पाश की कविताएँ आ रही हैं, कोई प्रेमचंद की कहानियाँ आ रही हैं, कोई गोरकी की किताब पढ़ी हुई है। अब वो किताब मुझे, जो सेक्रेटरी थे मिस्टर गुरबख्श मोहगा, उन्होंने कहा कि आप ये किताब घर पे लेके जाओ और जब भी आपको समय लगे पढ़ना। किताब आपकी सराहनीय अगर पढ़ी है तो आप उसको कभी न कभी खोल के देखते हैं, और 2-4 लाइनें आपने पढ़ी तो फिर आपका एक टेस्ट बनता है, तो आप किताब में आगे बढ़ जाते हैं। वो पढ़ते लगा कि हाँ, ये तो वापस मैं अपने टेस्ट पे या वापस अपने शौक़ पे आ गया हूँ। फिर 95 में एक पहली लघुकथा मैंने लिखी और लिख के मैंने किसी लोकल न्यूज़पेपर पे भिजवा दी, उसने वो छाप दी। आप कल्पना करिए कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे, कि हम जब लिखते हैं, लिखते ही छपना चाहते हैं। मेरी पहली लघुकथा, और अच्छी लघुकथा है वो, जागरण करके उसका शीर्षक था, वो 95 में मैंने लिखी और 2022 आज आ गया, मेरा एक भी लघुकथा संग्रह आज तक नहीं आया। अच्छा। मेरे पास 200 के आसपास लघुकथाएँ होंगी, उनमें इतनी तो हैं कम से कम जितनी मैं उसका तो संग्रह इसका छाप क्या सकता कारण हूँ। है, क्यों नहीं है? किताब छपवाने में आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरी जो कविताएं हैं, आपने सिरसा में नाम सुना होगा, राम रहीम नाम का एक आदमी हुआ है जो आजकल जेल में है। जी जी, बहुत अच्छे से सुना। बहुत अच्छे सुना है उनको। उनका जो पर्दाफाश किया, उनका जो दूसरा चेहरा हमें दिखाया, वो थे रामचंद्र छत्रपति, जो वहाँ पे पूरा सच नाम का अखबार चलाते थे। अच्छा। और उनकी भाषा पे, साहित्य पे और पत्रकारिता पे, तीनों पे बहुत शानदार कमांड थी। और मैं उनके संपर्क में जब आया तो उन्होंने मेरी कविताओं को मांग मांग के, मेरे आर्टिकल्स को मांग मांग के अपने अखबार में लिखना स्टार्ट किया। तो मुझे तब सिरसा के लोगों ने समझा कि हाँ, ये एक लेखक है जो लिखता है। 93 से मैं लिख रहा हूँ, 5 से लिख रहा हूँ, लेकिन 2001 में, 2002 में
वहाँ पे आनी स्टार्ट हुई। और एकदम से 2002 में मुझे जब छत्रपति की हत्या हो गई और छत्रपति जी हमारे बीच में से चले गए, मुझे लगा कि अंदर आपकी कुछ बहुत बेचैनी थी, बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मुझे लगा कि शायद बेचैनी कहीं किसी चीज़ से हल हो सकती होगी। तो मैंने अपनी कविताएं उठा के, और वहाँ हमारे गुरुजी हैं परमानंद शास्त्री, हरभजन चावला, सुरजीत सिंह, हरभजन सिंह रेणु, तो तीनों को मैंने एक एक कॉपी भिजवा दी। मैंने कहा सर मेरी कविताएं आप देखिए, मैं किताब छपाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में वो तीन लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझे कहा कि साहित्य ऐसा नहीं है कि तुमने जो लिख दिया वो छप जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी वो इंतज़ार करो। चावला जी ने कहा कविताएं कमज़ोर हैं, शास्त्री जी ने कहा कविताएं कमज़ोर हैं, और हरभजन रेणु ने कहा कि काका मेरी एक गल मन, तो ये कविता में अग ला दे, है ना, आग लगा दो। एग्जैक्टली यू विल नॉट बिलीव कि उन कविताओं को मैंने दोबारा से उठाया नहीं। आग तो मैंने नहीं लगाई, बट वो कविताएं मेरे उसमें नहीं आई। 60-65 कविताएं थी जो हमने छोड़ दी। और फिर पहला जो संग्रह मेरा छपा वो छपा 2020 में, जो लास्ट पुस्तक मिला था तब वो पहली कविता जो आपकी किताब, पहली पहली पुस्तक जो किताब आपकी आई वो तब आई, 2020 में आई। 2020 में आई। अभी भी मेरे पास में 400-500 कविताएं पड़ी होंगी, बट उनमें से छपने लायक कितनी हैं ये बाद में तय होगा। मतलब मैं किताब की संख्या बढ़ाना अपने आप में कोई लेखन नहीं है, मुझे लगता है। आप आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको कहा होगा कि ये लघु कथाकार भी हैं, ये कहानीकार भी हैं, ये कविता भी लिखते हैं, लेकिन मेरी कहानी की कोई किताब नहीं आई अभी तक, मेरी लघु कथाओं की कोई किताब नहीं आई है। मेरी कविताओं की एक किताब आई है, युद्ध लड़ रही हैं लड़कियाँ, और वही कविताएं रिपीट होकर एक दूसरी किताब वीरेंद्र भाटी की चयनित कविताएं, वो किसी प्रकाशक ने एक बहुत सीरीज़ कुछ लेखकों की प्रकाशित की, उसमें उन्होंने मांगी और उसमें हमने दी उनको। तो अभी तक मतलब किताबों की संख्या और किताबों के नंबर्स पे मैंने वो नहीं किया। एक ख़ास बात जो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, हरभजन चावला हैं हमारे गुरुजी हैं, वो प्रिंसिपल रहे हैं एक कॉलेज में, और हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं, और बहुत शानदार साहित्यकार हैं। भाषा पे तो उनकी जो समझ है, जो पकड़ है, वो शायद आसपास के सूबे में कहीं नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि वीरेंद्र तुम्हारी किताब मकबूल हुई है, कुछ लोगों ने पढ़ी है, और तुम्हें श्रेष्ठ कृति के लिए अकादमी को अप्लाई करना चाहिए, साहित्य अकादमी हरियाणा को। और फॉर्म जो था वो उन्होंने मुझे दे दिया। अब मैं फॉर्म भरते भरते ही सोच रहा हूँ कि मुझे अकादमी को क्यों भेजना चाहिए, मुझे मेरी किताब अकादमी को क्यों भेजनी चाहिए। अकादमी कौन है जो इस बात का ठप्पा लगाएगी कि तुम साहित्यकार हो, है ना। और श्रेष्ठ कृति ये किस तरह का पैमाना है कि आपकी कृति श्रेष्ठ है और इनकी कृति श्रेष्ठ नहीं है। मेरी कविताएं किसी और तेवर की हो सकती हैं, किसी और तेवर की हो सकती हैं। 50 संग्रह वहाँ पे पहुँचे, उनमें से एक कविता संग्रह को आपने श्रेष्ठ कहना है तो बाकी 49 कविताएं श्रेष्ठ नहीं है, इसका मतलब ये है। और जिसके ऊपर ठप्पा साहित्य अकादमी ने लगा दिया वही साहित्यकार है, बाकी साहित्यकार नहीं है। हम फिर अपने प्रोफाइल में लिखेंगे कि मैं साहित्य अकादमी से पुरस्कृत, मैं साहित्य अकादमी से सम्मानित, तो मुझे सर गुरुजी नहीं भेजना है। तो गुरुजी बोले क्यों, ये तो गलत है, आपकी किताब अगर उसमें आ सकती है। मुझे फिर अगली एक जो चीज़ समझ में आई कि मैं कहा गुरुजी आप देखिए कि जो साहित्य अकादमी है वो सरकार से सहायता प्राप्त अकादमी है, और लेखक का जो काम है वो है सत्ता का विपक्ष रचना। तो हम अगर एज ए लेखक मैं सत्ता के पक्ष की बात नहीं करता हूँ तो क्या अकादमी उस किताब को सम्मानित करेगी, क्या अकादमी उस किताब को एंटरटेन भी करेगी कि हाँ ये किताब आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यस आई रिकमेंड योर सेंस कि ये अकादमी तो नहीं करेगी कम से कम। लेटर स्टेज में जब आप बहुत बड़े साहित्यकार बन जाते हैं और साहित्य अकादमी आपको सम्मानित करना चाहती है, एक अलग इशू होता है कि अकादमी समझती है कि हाँ इस आदमी को सम्मानित किया जाना चाहिए। बट हम भाग भाग के अकादमियों से पुरस्कार मांगते हैं कि साहब मेरी इतनी किताबें आ गई, आप मुझे सम्मानित करिए, मेरी श्रेष्ठ कृति है, मेरा ये। पर उस दौड़ में मैं शामिल नहीं, और मेरी दोनों किताबें जो हैं वो मैंने अकादमी को नहीं भेजी। और भविष्य में भी मैंने ये सोचा हुआ है कि कोई भी किताब मुझे साहित्य अकादमी के किसी पुरस्कार के लिए भेजनी नहीं है। वीरेंद्र जी, आप हमारे दर्शक को ये बताइए कि आप साहित्य के अलावा भी आपका कुछ और भी पैशन है, किसी और भी फील्ड में आप किसी और काम में भी रुचि लेते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ आप हमारे दर्शक को बताइए। साहित्य दरअसल रोजी रोटी तो नहीं है लोगों की, तो रोजी रोटी के लिए कुछ और काम जो करने करना ही पड़ते पड़ता है। हैं, जो करता हूँ, और मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुरूप हम लोग जो फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। एज वेल एज़ हम
मेरा एक पब्लिकेशन हाउस है जो हमने भी लॉकडाउन में स्टार्ट किया, अर्थबिंब प्रकाशन। जी। उसमें हमने ये सोचा कि जो विजनरी किताबें हैं, मैंने भी कहा कि किताबों की भीड़ जब मुझे नहीं चाहिए तो मैं किसी भीड़ वाले लेखक को एंटरटेन करना भी नहीं चाहता हूँ। तो मेरा मत ये है कि जो यूनिक कोई आप चीज़ लिखते हैं, कोई आपके पास कोई अलग से विजनरी कोई चीज़ है, आप लेके आइए, हम उस किताब को ससमान प्रकाशित करेंगे और उस किताब का जितना प्रचार हो सकता है, जितना उसकी मार्केटिंग हो सकती है, वो हम बेटर तरीके से करेंगे उसको। ये इस उद्देश्य को देखते हुए मैंने उस प्रकाशन हाउस को स्टार्ट किया और मेरे पास अच्छे अच्छे टाइटल्स की कुछ किताबें प्रकाशनाधीन हैं जो शायद पुस्तक मेले में आएंगी या फिर पुस्तक मेले के बाद कभी भी आपके बीच में आएंगी। ये मेरा एक काम है। एक कहानियाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं, कहानियों को आपने अपनी बुक्स में लिख दिया या आपने ई कॉपी बना दी उसकी, वो कितने लोगों तक पहुंचती है ये एक अलग विषय है। एक और माध्यम है जो बहुत लोगों तक पहुंचता है, वो है फिल्म्स का। तो नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न प्राइम पे और इस पे काफ़ी सारे जो OTT चैनल्स हैं, वहाँ से हम दिन भर अपने फ़ोन से फिल्में और एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते हैं। तो हमने कोशिश ही की कि उस एंटरटेनमेंट में हम लोग भी घुस जाएं और कुछ मीनिंगफुल चीज़ें जो आपने कहानी में लिखा, जो जो आपको लगा कि समाज में इन समाज चीज़ों को का, दिखाना चाहिए। हाँ, इन चीज़ों का कुछ दखल है, उन विषयों पे हमने कुछ फिल्म बनाने के लिए कुछ फंड हमने सेपरेट किया और अर्थबीम फिल्म्स के नाम से हमने लास्ट ईयर एक ये काम शुरू किया है। उसमें 3-4 फिल्में, छोटी छोटी फिल्में जो हैं वो बन रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो तो जल्दी उसका आपको कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? आपको बनी मतलब है लगता अभी। है आगे हाँ फ्यूचर है, उसका है? एग्जैक्टली उसी का फ्यूचर है। मुझे लगता है कि वो टेस्ट भी है आपका, वो आपका जो शौक़ होता है उस शौक़ को भी पूरा करता है और साथ में उससे आपको फाइनेंशियल अर्निंग भी रहती है। वो जी। दोनों चीज़ें हैं। तो आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ तो उस ये पे जैसे आप जैसे और भी दिग्गज लोग होंगे जो इस तरीके की चीज़ें कर सकेंगे, इस तरीके की एक्टिविटी कर सकेंगे अपनी कविताओं के थ्रू, उनका भी आगे फ्यूचर बढ़ सकेगा। हाँ, तो जो भी किसी के पास अच्छी कहानी है तो हम उसकी कहानी को एंटरटेन करते हैं। हम तो जाके मांग लेते हैं कि साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आप दीजिए, है ना। जी। इसकी चर्चा भी होगी और इसका अगर आर्थिक कुछ भुगतान है तो वो भी हम करने को तैयार हैं कि आपकी कहानी भी लिखा जा सकता है। कल हम यहाँ लखनऊ में थे तो एक कहानीकार आए हमारे पास, वो बता रहे थे कि मैंने अलग अलग विषयों पर कुछ लिखा है। अच्छा। हमने कॉल किया कि आप दीजिए अपनी कहानियाँ, हम लोग उस पर कुछ सोचते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी बात को बहुत हज़ारों लोगों तक भेज सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यस। इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी। हम आप जैसे दिग्गज साहित्यकारों के लिए जो उनका भविष्य बहुत अच्छा बनाएगा, तो बहुत अच्छी चीज़ एग्जैक्टली। आपने शुरू की है। सर, आप एक चीज़ और बताइए, हमारे दर्शक ये सुनना चाहते हैं कि जो कुछ आपने कविताएं लिखी हैं उनमें से कुछ कविताओं की कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शक को आप सुनाइए जो आपके दिल के बहुत करीब है। जो मेरी कविताएं हैं मैक्सिमम वो स्त्री पक्ष पे हैं और बहुत गालियाँ पड़ती हैं मुझे फेसबुक पे कि आप पैट्रियार्की के पक्ष में लिखते हैं, आप पैट्रियार्की को जो है वो अ, तो आप चाहते हैं कि औरत जो है वो महानता की देवी बनी रहे और पुरुष जो है वो अपनी सत्ता को कायम रखे और औरत जो है वो इसी तरीके से जो है वो पुरुषों के काम करती रहे। बेसिकली ये नहीं है। मुझे लगता है कि जो मैं जिन औरतों के बीच में रहता हूँ उनका जो संघर्ष हम लोग जो देखते हैं और जो विमर्श ऊपर कहीं भी एकेडमिक जो विमर्श है उससे कुछ अ, भिन्नता है। जो डाउन ट्रोडन जो औरतें हैं उनके ज़िंदगी में, लेकिन उनका विमर्श भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पितृसत्ता है तो उनको, तो मुझे जब बीच में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे लगता है कि स्त्री के अंदर एक स्त्री का भाव है जो मुझे अट्रैक्ट करता है, जिसके ऊपर मेरी कविताएं ज़्यादा केंद्रित रहती हैं। स्त्री होना मतलब एक जो लड़ाई है स्त्री विमर्श की, उसमें तो एक एक फीमेल के पक्ष में चीज़ें डिफाइन की जा रही हैं। मुझे लगता है कि मेल फीमेल का इशू नहीं है, स्त्री का जो भाव है वो किसी के अंदर भी हो सकता है। उस पर मेरी जो कविताएं हैं वो ज़्यादा केंद्रित हैं। एक कविता मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, हमारी उस पर है कि आपने वो कभी खेल खेला होगा ना, चिड़िया उड़, कौवा उड़, कोयल जी। उड़, जी, करके बचपन में बहुत खेला था। बचपन में आपने खेला। उस पर एक छोटी सी कविता है कि माँ ने कहा चिड़िया उड़, सॉरी बेटिया ने कहा चिड़िया उड़, माँ ने कहा उड़।
बेटिया ने कहा कोयल उड़, माँ ने कहा उड़। बेटिया ने कहा बिटिया उड़। बिटिया ने कहा बिटिया उड़। माँ ने उंगली रोक ली, डबडबाई आंखों से बिटिया को देखा और उंगली आकाश की ओर उठा दी। अब इस कविता में मतलब हम ये चाहते हैं कि लड़की का जो आकाश है वो लड़की को मिलना चाहिए, और जो विरोधी पक्ष हैं उनको लगता है कि ये पेट्रियर्की की बात करते हैं या ऐसा कुछ बात करते हैं। मुझे नहीं लगता। हमारे आसपास के जो माहौल है, जिस जिस गांव से हम लोग निकलते हैं या जो पूरी बेल्ट है हमारी हरियाणा की, वहाँ तो उस स्टेज पे जाके भी अभी तक चीज़ें नहीं आ रही हैं जो महानगरों में, लखनऊ में, मुंबई में, दिल्ली में, वहाँ पे जो जिस प्रगति की आप बात कर रहे हैं वो पहुँची है। अभी गांव में और डाउन रोड में उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो ये इस पे है। एक आधी कविता मैं आपको और सुना देता हूँ इसमें। समंदर में उतरने वाली लड़कियों से कहा गया, समंदर और बोट जेंडर नहीं जानते, भूल जाना कि तुम लड़कियां हो। और उस लड़कियों ने समंदर जीत लिया। दंगल में उतरने वाली लड़कियों से कहा गया, उठाकर फेंक देना लड़कों को, लड़कों पर हाथ डालते वक्त भूल जाना कि तुम लड़की हो। और लड़कियों ने दंगल जीत लिया। प्रेम में पड़ने वाली लड़कियों से नहीं कहा गया, लड़की होना भूल जाना। गुज़श्ता पीढ़ियों ने चीख चीख कर कहा, संभल कर हो, लड़की हो तुम। लड़की अब बीच रास्ते ठिठक गई है, पूछ रही है, अगर वह निकल गई दूर जीतने और हार गई दंगल, डूब गई समंदर, निकल गई आगे और कर बैठी प्रेम, तब तुम ये तो ना कहोगे कि कुल कलंकिनी, क्यों याद नहीं रखा तुमने कि लड़की हो तुम। जो वीरेंद्र जी ने आप सबको सुनाई, और इससे हमारे समाज को, हमारे बीच जो आज स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, इन सबको बहुत ही प्रेरणा मिली। और आपने इतने अच्छे भाव से ये कविता लिखी और हमारे दर्शक को सुनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। बहुत शुक्रिया। सर आप बताइए, आप जैसे सिरसा से जुड़े हुए हैं जी। और राम रहीम का ये प्रकरण सिरसा से जुड़ा हुआ है, तो आप उसके बारे में कुछ हमारे दर्शक को बताइए, आप क्या जानते हैं? हाँ, सिरसा में राम रहीम का डेरा है, सच्चा सौदा। जी जी जी। और 1992 में वो आदमी जो है वो डेरा की गद्दी पे आके बैठता है। उसके बाद 2001 में एक पत्रकार आते हैं, रामचंद्र छत्रपति। उनका न्यूज़पेपर है पूरा सच, 2 पन्नों का न्यूज़पेपर है, वो छोटा न्यूज़पेपर है। और एक छोटा समाचार पत्र क्या कर सकता है, मतलब इसकी वानगी पूरे देश ने देखी। बड़े बड़े पत्रकारों ने, बड़े बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ ने, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने उतना बड़ा काम नहीं किया होगा जितना बड़ा काम रामचंद्र छत्रपति अपने छोटे से न्यूज़पेपर में करके गए। उनका एक टैग है कि झूठ और सच के बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं होती और मैं सच के साथ हूँ। 2002 में 2001 के लास्ट में या शायद 2002 में एक साध्वी की चिट्ठी जाती है हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को। और वो ये लिखती है कि राम रहीम जो है वो उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं, यौन शोषण करते हैं, और उन्होंने अपनी पूरी व्यथा उसमें लिखी। आप कल्पना करिए कि वो इतना बड़ा वो काम था कि हाई कोर्ट ने, वहाँ के जो लोकल जज हैं, उनको ऑर्डर किया कि इंटरनल आप अपनी जांच मुझे करके बताएं कि वहाँ क्या होता है। अब वहाँ पे जब आप एंटर करते हैं, बहुत बड़ा उनका मठ है, तो आपके हथियार वहाँ बाहर रखवा दिए जाते हैं। कोई भी जांच एजेंसी गई है वहाँ पे, कोई पुलिस वाला गया, तो उनके भी बाकायदा कि वो जो पिस्टल विस्टल उनके पास होते हैं वो भी आपको वहाँ जमा कर देने पड़ते हैं, कैमराज आपको जमा कर देने पड़ते हैं, फ़ोन वोन आपको जमा कर देने पड़ते हैं। तो वहाँ ऐसा कोई अंदर से आप कोई रिपोर्ट ले आएंगे, कोई मीडिया जाके रिपोर्ट ले आएगा, संभव नहीं था। जैसा आपने लिखा कि ये बहुत बड़ा जो इनका मठ है और आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कंप्लीट द, तो आप किसी एजेंसी को रेफ़र करिए। वहाँ से वो जो जांच थी वो सीबीआई को रेफ़र हुई। जैसे वो जांच सीबीआई को रेफ़र हुई तो रामचंद्र छत्रपति के हाथ में वो चिट्ठी लगी और रामचंद्र छत्रपति ने वो चिट्ठी अखबार में छाप दी। तो जब अखबार में वो चिट्ठी उन्होंने लिखी, उसके बाद पूरा हड़कंप मच गया। और हड़कंप मचने के बाद में फिर वो सब चीज़ें 1 2 3 हुई, सब चीज़ें एकदम से जनता के सामने आई और जनता ने जो है उसके ऊपर अजीब तरीके से रिएक्ट किया। आप ये बोलें कि 2014 से कोई गोदी मीडिया का युग स्टार्ट हुआ। मैं कहता हूँ कि हमने अपनी आंखों से देखा है।
2002 के बाद जिस तरीके से राम रहीम ने अपनी स्किन बचाने के लिए मीडिया मैनेज किया, जिस तरह से उसने कानून को मैनेज किया, जिस तरह से उसने अदालतों को मैनेज करने की कोशिश की, जिस तरह से अदालतों के सामने भीड़ इकट्ठा करता था। पंचकुला का तो सीन आपने सबने देखा होगा। हम लोग सिरसा में रहते हैं, तो सिरसा में धारा 144 लगी होने के बावजूद उनके पास हथियारों से जो लैस लोग होते थे, उनके जो साधु होते थे, उनके ट्रक होते थे, ट्रकों में पत्थर भरे होते थे। उनको ट्रेनिंग होती थी कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आपको एकदम से एक्शन में आना है। और 8,000 10,000 लोग जो है उनकी ड्यूटी वहाँ पे होती थी। उनको इस बात से लेके जाया जाता था कि आपकी सेवा लगी हुई है ना। मतलब अदालत में एक आदमी अपराधी जा रहा है और आपको उसकी फेवर में जाना है, आपकी सेवा लगी हुई है। ये हमारा जो धार्मिक अंधविश्वास है हम कैरी करते थे साथ में। और वो 10,000 12,000 लोग लगातार कोर्ट के सामने बाहर बैठ के दबाव बनाते थे। अब उसमें विक्टिम पे कितना दबाव रहा होगा आप कल्पना करिए। रामचंद्र छत्रपति का बेटा अंशुल छत्रपति, हालांकि वो कभी दबाव में नहीं आया, लेकिन इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। साध्वियाँ जिनके ऊपर आरोप थे उन पे दबाव बनाने की कोशिश की गई। एक मैनेजर था उनका रणजीत सिंह, उसकी मर्डर हो गया था, उनके परिवार पे अजीब तरह का दबाव था। और ये सब चीज़ें वो करते रहे। एक खबर मुझे साल याद नहीं है, मैं मीडिया की बात बता रहा हूँ आपको कि एक हंसराज करके साधु था और उसने हाई कोर्ट में एक रिट डाली जिसमें सीबीआई जांच के आदेश हुए कि वहाँ डेरा सच्चा सौदा में 400 साधुओं को नपुंसक बनाया गया। और वो न्यूज़ जैसे सीबीआई की जांच के आदेश हुए तो वो एक बड़े मीडिया चैनल, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, बड़ा मीडिया चैनल, राष्ट्रीय जो चैनल था, उसके उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ में वो खबर आ रही है। और हंसराज हकीकी उनका नाम है, हंसराज बैठे, उनका एडवोकेट बैठा हुआ है। वो न्यूज़ वहाँ पे उन्होंने चलाई और मुझे एकदम से, मैं देख रहा हूँ न्यूज़ को तो मुझे लगा कि हाँ ये न्यूज़ जो है तो नेक्स्ट टेलीकास्ट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। और वो नेक्स्ट टेलीकास्ट है वो गायब हो गई न्यूज़। अच्छा, मतलब उसके बाद वो न्यूज़ वो न्यूज़ कंटिन्यू नहीं आई। नहीं हुई, वो न्यूज़ नहीं आई, जांच आज भी चल रही है, लेकिन उस विषय पे उस मीडिया ने न्यूज़ दोबारा नहीं दी। न्यूज़ नहीं बनाई। क्यों नहीं दी? क्योंकि सुबह उसी चैनल पे बाबा जी का सत्संग चलता है और एक चैनल पे नहीं है बल्कि रिपीटेडली कई चैनलों पे बाबा जी का सत्संग चलता था। अब वो बाबा जी पे पैसा लेना चाहते हैं तो उनकी न्यूज़ कैसे लगा देंगे। और उसी वक्त इंटरवेन किया मीडिया के जो डेरा के जो मीडिया प्रभारी थे, उसने इंटरवेन किया और अगले ब्रॉडकास्ट में वो न्यूज़ नहीं आई। हम लोग सिरसा में, मतलब हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जिन लोगों ने वो लड़ाई लड़ी या अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी बहुत प्रेशर है उन पर। रामचंद्र छत्रपति जी का पूरा परिवार है जो सिरसा में रहता है। जो साध्वियाँ हैं उनकी हम लोकेशन है और उनका नाम नहीं बता सकते हैं कानून, लेकिन वो भी आसपास की किसी लोकेशन में रहती हैं। रणजीत सिंह तो जो आज हैं भी वो लोग सब लोग बहुत ही डर कर डरे जी हुए रहे हैं, हैं, डरे डरे हुए हुए हैं, भयभीत हाँ, होकर जी रहे हैं। डरे हुए हैं। तो हमने ये देखा कि जिस तरीके से मीडिया मैनेज हो रहा था, जिस तरीके से वहाँ की जनता को मैनेज किया गया, जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा ने एकदम से अटैक किया, अग्रेसिवली मार्केट किया कि आप श्रद्धालु बनिए, आप श्रद्धालु बनिए। तो 2,000 5,000 हज़ार रुपया दे के भी आपको नामदान दिया जा रहा था कि आप आइए और अपने हमारे फॉलोअर बनिए। उस पूरे जो पूरा उनका जो स्ट्रेटजी थी, उसका जो पूरा, उसमें धीरे धीरे करके लड़ाई लड़ने वाले लोग कम होते जा रहे थे। तो सिरसा में कुछ लोगों ने मिलके एक काम किया कि हम रामचंद्र छत्रपति के नाम पे एक स्मृति सम्मान की घोषणा करेंगे और हर साल हम एक प्रोमिनेंट आदमी को जो पत्रकारिता के लिए लड़ रहा है, जिसके पास रीड है, जो इस पूरे अंधड़ के सामने खड़ा हुआ है, जो धर्म की पत्रकारिता नहीं करता, जो गोदी मीडिया की पत्रकारिता नहीं करता, उस आदमी को हम सम्मानित करेंगे। तो हमने 2010 में वो शुरू किया। 2022 लगातार हम लोग हर साल वो कार्यक्रम करते हैं। 2020 में कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो उसमें आप कल्पना करिए कि कौन कौन लोग आए होंगे। रवीश कुमार, कुलदीप नैयर साहब, ओम थानवी जी, उर्मिलेश सर, अभी लास्ट मंथ में संदीप चौधरी, अभिसार शर्मा, जो मिस्टर सुब्रत बसु, कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं, भगत सिंह के भांजे मिस्टर जगमोहन, अच्छा, गुरदयाल सिंह जो बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, जिनका उपन्यास था परसा बहुत ही फेमस रहा, अजमेर सिंह औलख जो प्रख्यात नाटककार रहे हैं पंजाब के, पूरे भारत के। इन लोगों को अभी तक संस्था सम्मानित कर चुकी है। जब वो लोग सिरसा में आते हैं, जब वो लोग देखते हैं कि इतने बड़े मठ के सामने एक छोटा सा अखबार, एक 2 पन्नों का अखबार किस तरीके से टिका रहा,
ना, तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं कि हम लोग तो बहुत सेफ जगह पे पत्रकारिता करते हैं, हमारे पीछे तो बहुत बड़ा एक हाथ है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ये आदमी किस तरह से लड़ा इनके सामने। तो वो जो सब चीज़ें थी, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल एग्जैक्टली दौर रहा है एग्जैक्टली वो। तो और मैं क्योंकि उस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, तो मैं लगातार उस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखता हूँ कि वहाँ डेरा सच्चा सौदा का दो जो फेस हैं। एक फेस तो है कि वो धर्म के काम दिखाते हैं कि 36 तरह के हम लोग काम करते हैं, हम लोग तो धार्मिक काम करते हैं। एक दूसरा जो चेहरा है कि वो आतंक का जो चेहरा है, वो उस आतंक को हमने बहुत नज़दीक से देखा है कि वो जो है वो किस तरीके से मैनेज करता है। तो ये सब चीज़ें हमने राम रहीम की और छत्रपति की खासकर वो हमने सिरसा में देखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, आपको आपने बुलाने के इतना लिए अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल को दिया। बहुत और शुक्रिया। मिलते हैं अगली नई श्रृंखला में नए शख्सियत के साथ। देखते रहिए सेवा पथ न्यूज़।